Okay, let's start again from we have finished before this session. हम जो है ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे about the critical incident technique. What is the critical incident technique? Anyone from the class? सर इसमें ना सर इस टेक्निक में जो आपके जो एम्प्लॉयर होता है या आपकी कोई वो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है खुद से मतलब कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहा होता है जो एम्प्लॉय होती है उनकी मतलब परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कोई प्रॉब्लम या कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है और उसके बिहेवियर को देखता है वो किस तरह उसको उस प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है और उसको सॉल्व कर रहा है सर। जी, you are right. That is the concept behind critical incident technique. और इसमें employees and supervisors identify and label job behaviors and results. यानी जो इंसिडेंट वो क्रिएट करते हैं उसमें वो फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर द एम्प्लॉय और जो एप्लीकेंट है वो शो कर रहा है, उससे क्या रिजल्ट दे रहा है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है सुपरवाइजर्स ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट supervisors will have to observe and record the behaviors of the employees and the performance standards of the employees. ठीक है, और इसके लिए it requires extensive documentation, यानी during that observation and record वो साथ साथ चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता है ताकि उसको हम थोड़ा सा क्वान्टिफाई हमारे पास एक प्रूफ आता रहे साथ साथ फॉर दी सेक ऑफ कंपैरिजन अमंग द डिफरेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, उसकी बेस पे हम फाइनल जो है उसकी अप्रेज करते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को। So that is about the critical incident technique. Second जो मेथड है जो हम इसमें बिहेवियरल मेथड में यूज करते हैं, दैट इज बिहेवियरल anchored rating systems. Behavioral anchored rating systems. Now that is again the rating systems which can be used for evaluating the performance of the employees. Now, this sort of system is basically based on 8 to 10 expected job behaviors. ठीक है, इसमें कुछ जॉब बिहेवियर्स को हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं जिसके अगेंस्ट हमने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना होता है। दिस मेथड इज आल्सो सिमिलर टू क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि द इंसिडेंट्स आर रिटन एंड एज एक्सपेक्टेशंस इंस्टेड ऑफ अचीव्ड बिहेवियर्स। ठीक है, इसमें एक जो मेन पॉइंट ये होता है कि इसमें हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर को इवेलुएट करते हैं रेदर देन द एक्चुअल बिहेवियर्स। ठीक है, उसमें क्रिटिकल इंसिडेंट में क्या हो रहा था कि हम एक्चुअल वो किसी के से परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, उसको साथ साथ हम नोट कर रहे थे। इसमें ऐसा नहीं होता। इस मेथड में ये होता है कि हम उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको किसी तरीके से इवेलुएट कर रहे होते हैं रेदर देन द अचीव्ड बिहेवियर और द अचीव्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, उसमें एम्प्लॉयज रेटेड ऑन द एबिलिटी टू परफॉर्म ईच बिहेवियर, यानी उसमें हम एग्जामिन करते हैं द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म दो सेट ऑफ बिहेवियर्स व्हिच आर प्री डिटरमिन्ड, जो हम पहले से डिसाइड कर देते हैं। तो ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस मेथड में बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग सिस्टम्स में। तो इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं, अगेन कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं बिहेवियरल एंकर्ड सिस्टम्स के। एक जो एडवांटेज ये होता है कि मोस्ट हाईली डिफेंसिबल इन कोड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेबल जॉब बिहेवियर्स। ठीक है, बिहेवियर्स को इसको हम डिफेंड कर सकते हैं क्योंकि मोर क्वांटिफाइबल होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड इट इनकरेजेस ऑल द रेटर्स टू मेक इवैल्यूएशंस इन सिमिलर वेज। ठीक है, एक ही तरीका सब यूज कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म द इवैल्यूएशन ऑफ द डिफरेंट एम्प्लॉयज। लेकिन इसमें एक जो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ डाटा, क्योंकि सब एम्प्लॉयज आपको किसी परफॉर्मेंस में किसी क्वेश्चनर के ऊपर इवैल्यूएट कर रहे होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ डाटा या डॉक्यूमेंटेशन एक्सटेंसिव होती है व्हिच हैज टू बी मेंटेन्ड बाय द सप्लायर्स। ईच जॉब मस्ट हैव डिस्टिंक्ट अप्रेजल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हर जॉब के जो बिहेवियर्स हैं दोज विल बी डिफरेंट, यानी हर जॉब के लिए आप डिफरेंट क्वेश्चनर बनाएंगे या डिफरेंट बिहेवियर्स अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब हमें डिसाइड करने होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जॉब के लिए हम बिहेवियर डिसाइड कर दें वही सब जॉब्स के लिए यूज हों। ठीक है, as the job change so the documentation will also be different according to the
basic performer in order to evaluate the performance of the employees. So ये basic characteristics हैं. Let's take an example of this behavioral anchored rating system. ये एक performer है आपके सामने, ठीक है. इसका ऊपर जो सुपरवाइजर जो है वो क्या करेगा, प्लीज रेट द एम्प्लॉयज कस्टमर सर्विस यूजिंग द फॉलोइंग स्केल. यानी अगर कोई एम्प्लॉय जो है किसी कस्टमर के साथ डील कर रहा है तो उसकी सर्विस को, उसकी जो परफॉर्मेंस को हम किसी से एवेल्युएट करेंगे. अब इसमें देखिए 3 किस्म के बिहेवियर्स उन्होंने डिसाइड किया. मैं आपको कहा था ना कि 7 to 8 बिहेवियर्स हम डिसाइड कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट वन क्या है कि फेल्स टू मीट द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. हम नाउ दिस इज दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जिसकी बेस पे हम उसको इवेलुएट करेंगे. इसके भी 2 सब पॉइंट्स उन्होंने लगा दिए, जब नंबर्स उन्होंने दे दिए कि फर्स्ट नंबर ये कुड बी एक्सपेक्टेड टू येल द कस्टमर्स, यानी वो बिल्कुल ही उसके साथ अच्छे तरीके से डील नहीं कर रहा. कुड बी एक्सपेक्टेड टू टॉक ऑन द फोन व्हाइल टॉकिंग द कस्टमर्स ऑर्डर्स. ठीक है, ये सेकंड नंबर. अगर थोड़ी सी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो इस पॉइंट में हम सेकंड नंबर पे 2 नंबर दे देंगे उसे. सेकंड जो कैटेगरी है बिहेवियर की, दैट इज मीट्स एक्सेप्टेबल लेवल परफॉर्मेंस. ठीक है, इसमें 3 सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, हमने डिक्लेयर किए हुए हैं. इसी तरीके से थर्ड जो कैटेगरी है एक्सीड्स द एक्सेप्टेबल लेवल परफॉर्मेंस, यानी अगर परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है तो ये 6 या 7 नंबर. अगर सब बहुत ही अच्छी है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, तो 7 नंबर उसको हम दे देंगे. तो इसको ये होता है रेटिंग सिस्टम. ठीक है, यानी अब जो मैं आपसे कह रहा था ना कि जो सब्जेक्टिव मेजर्स होते हैं, अब हैं तो ये सब्जेक्टिव मेजर्स, हम क्योंकि बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं, लेकिन एक स्केल यूज करके हमने उसको किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव बना दिया. ये जो हम स्केल इसमें जो यूज कर रहे हैं ना, पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट्स यूज होंगे इन ऑर्डर टू मेक दोज बिहेवियर्स मेजरेबल. ठीक है, यानी हम अगर किसी को 6 नंबर दे रहे हैं और किसी दूसरे एम्प्लॉय को 3 नंबर दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये मेजरेबल हो गया ना कि उसकी हम उसके बिहेवियर को हम किसी ना रेटिंग, इसको रेटिंग स्केल की बेस पे हमने उसको मेजर कर लिया. तो वो मैं आपको जो शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सब्जेक्टिव मेजर्स एंड अबाउट द ऑब्जेक्टिव मेजर्स, तो मैंने आपसे कहा था कि हम सब्जेक्टिव मेजर्स को भी वी कैन यूज द डिफरेंट मेथड्स इन ऑर्डर टू मेजर दो सब्जेक्टिव. तो ये इस तरह के मेथड हम यूज करते हैं, इस तरह के स्केल यूज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मेक दो सब्जेक्टिव इंडिकेटर्स मेजरेबल. The class, is it clear what is the behavioral anchored rating systems? ये एग्जांपल आपको क्लियर हुई. ये इस तरह के परफॉर्म में आप यूज करते हैं, अपने क्वेश्चनर्स के लिए भी यूज करते हैं, अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसर्च में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. Is this point clear to everyone? Yes, sir. नहीं सर, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है सर. इसमें क्लियर नहीं हो सर ये चीज़. बिहेवियरल एंकर्ड आपको क्लियर नहीं हुआ? Okay, दोबारा लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. बिहेवियरल एंकर्ड जो रेटिंग स्केल ये होता है कि हम डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उसके बिहेवियर की बेस पे, उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे रेट करते हैं. जैसा एक रेटिंग सिस्टम आपका जो होता है ना जीपीएस सिस्टम, जब भी आपको कोई जीपीएस सिस्टम देखेगा तो उसकी बेस पे वो आपको आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर लेगा. ठीक है, अब उसमें जो अगर 4 आपका रेटिंग वो है जीपीए है तो उसका यू आर दी हाई परफॉर्मर. अगर आपका 2 है तो यू आर पुअर परफॉर्मेंस. ठीक है, इसी तरीके से बिहेवियर्स को इवेलुएट करने के लिए हम एक स्केल बना देते हैं. ठीक है, वो स्केल जो है वेरी करता है फ्रॉम दी वेरी गुड परफॉर्मेंस टू दी वेरी पुअर परफॉर्मेंस. ठीक है, उसके हम दरमियान में उनको डिफरेंट नंबर्स दे देते हैं 1 2 3 4. अगर हम किसी को 5 नंबर दे रहे हैं इसका मतलब वेरी गुड परफॉर्मेंस, 1 परफॉर्मेंस नंबर दे रहे हैं इसका मतलब वेरी पुअर परफॉर्मेंस. अब ये नंबर देने का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 5 हमने एक बिहेवियरल जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको हमने क्वांटिफाई किसी हद तक कर दिया. यानी नंबर की बेस पे हम इसको क्वांटिफाई कर लेंगे कि किसकी किसकी अच्छी परफॉर्मेंस है और किसी की बैड परफॉर्मेंस है. तो ये पॉइंट दिया हुआ है कि दिस सॉर्ट ऑफ रेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन 8 to 10 एक्सपेक्टेड जॉब बिहेवियर्स. जो एक्सपेक्टेशन होती है कि ये इसकी पंक्चुअलिटी अच्छी होगी, इसका जो कोऑपरेशन है वो हम रख लेते हैं. तो दीज आर द जॉब एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स. 8 से 10 पॉइंट हम उसमें डिसाइड कर लेते हैं. ठीक है, एम्प्लॉइज रेटेड ऑन एबिलिटी टू परफॉर्म ईच बिहेवियर.
ना उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं एम्प्लॉयज को विद दीज बिहेवियर्स जो हमने डिसाइड किए हुए, ठीक है, उसको रेट कर देते हैं, स्केलिंग 1 2 3 4 5 रेटिंग स्केल जिसको हम कहते हैं, उसकी बेस पे इसको रेट करते हैं। रेटिंग हाईली डिफेंसिबल, यानी रेटिंग्स अब ये डिफेंसिबल होती है, यानी उसको हमने क्वांटिफाई थोड़ा सा कर दिया, या उसको हमने ऑब्जेक्टिविटी की तरफ चले गए उसको, ठीक है। यानी आप अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका एम्प्लॉइज जो है आपके कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेट करेगा, ठीक है, या आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद आपका आइडिया क्या होता है, उसको हम ज़्यादा रेट दे देंगे, यानी ज़्यादा नंबर दे देंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप ऑब्जर्व किया कि वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा फ्यूचर में, जब उसको इंट्रैक्शन होता है विद कस्टमर, तो उसको हम कम रेट दे देंगे। ये रेटिंग होना 1 2 3 4 5 बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस। तो ये कॉन्सेप्ट है बिहाइंड दिस बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग सिस्टम। यही सिस्टम ये देखें 1 to 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर बहुत ही एक्सीलेंट आप समझते हैं कि उसका लेवल है परफॉर्मेंस का और बड़े अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसको 7 देंगे। अगर आप समझते हैं बिल्कुल ही, अक्सर लोग जो होते हैं ना कस्टमर के साथ ही वो गलम गलूज शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनके साथ बिल्कुल ही वो ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर रहे होते, तो जाहिर उसको आप 1 रेट करेंगे। तो ये रेटिंग यूज होती है इन ऑर्डर टू क्वान्टिफाई द परफॉर्मेंस। ये एग्जाम्पल दी हुई है कि हम रेटिंग कर रहे हैं एम्प्लॉयज की कस्टमर सर्विस की, कि वो कस्टमर के साथ किससे अच्छा उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी बेस पे हम उसकी रेटिंग कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा वेदर इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट। जी, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर। क्लियर हो गया? अगर अभी भी क्लियर नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सर इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे होते हैं एम्प्लॉय की, तो इसमें हम दोनों तरह का मतलब डाटा यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी नहीं, एट अ बेसिकली टाइम। नहीं, एट अ टाइम नहीं होता। बेसिकली ये सब्जेक्टिव ही होता है, ये क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्वालिटेटिव ही होता है। लेकिन इसको क्वांटिटेटिव हम खुद बना रहे हैं। ये जो नंबरिंग दे रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग इस वजह से दे रहे हैं कि उसकी सब्जेक्टिविटी को हम थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, थोड़ा बहुत उसको हम कर रहे हैं, मेजरेबल बना रहे हैं, ठीक है। इसका रेटिंग का मकसद ये होता है कि उसको हम मेजरेबल बनाएं। यानी अगर मैं किसी को कह दूं कि हाँ मेरा जो एम्प्लॉई है अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, ठीक है, अब ये तो एक सब्जेक्टिव चीज़ है ना, कितना अच्छा बिहेव कर रहे हैं मुझे किसी कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर मैं एक एम्प्लॉई को 6 नंबर दे दूं कि ये अच्छा बिहेव कर रहा है, और दूसरे एम्प्लॉई को 3 नंबर दे दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो जो 6 नंबर वाई है एटलीस्ट वो डबल अच्छा बिहेव कर रहा है, यानी इसको हमने क्वान्टिफाई कर दिया इस रेटिंग की बेस पे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हैं सब्जेक्टिव इन नेचर, लेकिन इसको हम ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं बाय यूजिंग दीज नंबर्स और दीज रेटिंग्स। जी, इज इट क्लियर? जी, क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. जी सर। यस सर, हो गया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो मेथड है जो हम यूज करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, दैट इज बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल्स। अच्छा, इसमें स्टार्ट में मैं आपको बता रहा था कि ये तकरीबन सेम है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल्स और बिहेवियरल जो एंकर्ड रेटिंग स्केल्स हैं, बोथ आर दीज रेटिंग स्केल्स। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स पॉजिटिव परफॉर्मेंस बिहेवियर्स ऑन जॉब डायमेंशन, इसमें भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट जॉब डायमेंशन, जिसमें हम डिसाइड कर लेते हैं। देन एम्प्लॉइज रेटेड ऑन एग्जिबिटेड बिहेवियर्स। अच्छा, इसमें जो मेन डिफरेंस होता है ना, जो मैं आपको बताना, जो टेक्निकल डिफरेंस होता है कि जो आपका पुराना वाला भी जो हमने डिस्कस किया था बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग सिस्टम, इसमें जो एक मेन पॉइंट था जो हम नोट करते हैं, दैट इज द एक्सपेक्टेड जॉब बिहेवियर्स को हम रेटिंग कर रहे हैं। यानी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में कि वो अच्छा बिहेव करेगा, उसकी बेस पे हम उसको रेट कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन सम पास्ट उसका कोई एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम उसकी बेस पे हम उसको रेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये इस तरह की परफॉर्मेंस देगा उसकी बेस पे। लेकिन इसका जो दूसरा मेथड है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल्स का, इसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को वो कर रहे हैं, यानी जो बिहेवियर वो शो कर चुका है उसकी बेस पे हम उसको रेट कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस विद दिस सिस्टम एंड द बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग सिस्टम।
यानी एम्प्लॉयज आर रेटेड ऑन एग्जिबिटेड बिहेवियर्स, यानी जो बिहेवियर वो शो कर चुके हैं, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है, ये एग्जिबिटेड बिहेवियर्स है। एंड रेटिंग एवरेज फॉर ओवरऑल रेटिंग, उसकी बेस पे हम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। नाउ दिस इज अगेन अनदर एग्जांपल। अब ये देखें एग्जांपल तकरीबन सेम है, इसमें भी उसी किस्म की वो उन्होंने कुछ डायमेंशंस हमने यूज कर ली, लाइक ईज पेशेंट्स या इंडस्ट्रीज की बिहेवियर्स के लिए हमने वो किया उसको मेजर करने के लिए। यानी एक उन्होंने जो डायमेंशन है जॉब की, उन्होंने ईजी पेशेंट्स फेयर्स, ठीक है, यानी पेशेंट को सही तरीके से काम डाउन कर रही है, यानी दूसरा फॉलो हॉस्पिटल प्रोसीजर्स के, हॉस्पिटल प्रोसीजर्स को वो फॉलो कर रही है कि नहीं, फॉलो डॉक्टर्स ऑर्डर्स को वो फॉलो कर रही है कि नहीं। अब इसमें भी हमने डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए। फर्स्ट पॉइंट ये ऑलमोस्ट नेवर, कभी भी वो नहीं करती, यानी ये बिल्कुल लोअर परफॉर्मेंस होंगी। और जो 5 है दैट इज दी हाईएस्ट, ऑलवेज ऑलमोस्ट का मतलब कि दैट विल बी दी विल शो दी हायर परफॉर्मेंस, यानी इन चीज़ों को वो 100% फॉलो कर रही हैं। यानी उसकी जॉब को इवेलुएट करने के लिए ये हमने कुछ रेटिंग्स कर दी 1 to 5, ठीक है, ये रेटिंग तकरीबन सेम है। अब ये जो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल है, इसमें हम उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस की बेस पे इसको हम रेट करेंगे। यानी उसने अगर पिछले 5 इंसिडेंट्स में जो भी उसने परफॉर्म किया उसके मुताबिक उसकी हम रेटिंग करेंगे। तो अदरवाइज ये जो दोनों स्केल्स हैं ऑलमोस्ट सेम, एक सिमिलर तकरीबन मेथड्स हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस ये है कि उसमें हम एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को रेट कर रहे होते हैं, लेकिन इस मेथड में हम उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो वो एक्चुअली परफॉर्म कर चुका है, उसको इवेलुएट करते हैं। जी क्लास, दीज मेथड्स ये क्लियर हुए आप लोगों को? This should be proceed further. Is it clear? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट जो इसमें यूज होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो नेक्स्ट मेथड होता है दैट इज गोल ओरिएंटेड सिस्टम्स। इसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। क्या होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? क्या होती है? व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? एमबीओस ये बड़ा पॉपुलर टर्म है जो हम पढ़ते हैं, एमबीओस जिसको हम कहते हैं। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन विच जो हम मैनेज कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, और फिर बाद में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखते हैं कि वेदर दोज ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड बाय हिम और नॉट, ठीक है। उसके हम देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किस हद तक वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं, या उस एम्प्लॉय ने अचीव किए हैं, या कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक। पढ़ा है तो आप बता नहीं रहे थे। सर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए सर यूज करते हैं। जी, वो मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसको कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम, ठीक है। द सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉयज डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द एम्प्लॉयज टू मीट। यानी हम पहले से उसके ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं कि जो उसने अचीव करने होते हैं, ठीक है, पहले से ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। एम्प्लॉयज रेट देमसेल्व्स ऑन हाउ दे थिंक दे मेट द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अचीव किए हैं। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वो अचीव करेंगे उसी की बेस पे हम उसकी परफॉर्मेंस को रेट करते हैं, उसी की बेस पे फिर हम उसको कंपनसेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली दिस मेथड इवेलुएट्स द एम्प्लॉयज प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। प्लानिंग स्टेज पे
आप जो ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं फिर हम उसको देखते हैं कि आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, या कितना ज़्यादा एम्प्लॉय ने उन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कंट्रीब्यूट किया है. दैट इज द आइडिया बिहाइंड दैट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. दिस इज अगेन अ वेरी हाईली इफेक्टिव टेक्निक. हाईली इफेक्टिव इस वजह से है कि डायरेक्ट हम लिंक कर देते हैं एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को टू दी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम उसको लिंक कर देते हैं एंड देन दे आर बीइंग रेटेड ऑन हाउ वेल दीज ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मेट. ठीक है, और these are very professional manner in order to appraise the performance of the employees, and this is widely used system which is being used by most of the professionals and managers. That is the management by objective system. Now let's discuss some of the merits and demerits of this system. ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. ठीक है, एक तो हमने इसका एडवांटेज इसका ये पड़ा कि दिस सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज. यानी हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स. जाहिर है अगर उसने ऐसा परफॉर्म किया है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड, तो ही विल बी द वेल परफॉर्मर. ठीक है, लेकिन अगर उसने बहुत मेहनत की है लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए या जो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स उसके सामने रखे गए थे दोज आर नॉट बीइंग अचीव्ड, तो दे विल बी कंसीडर्ड एज द पुअर परफॉर्मेंस. अब इसका ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं इस मेथड में. द कंपनीज जनरली डू नॉट फुली डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द मैनेजरियल पोजीशंस. ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स किसी के से डिसाइड करने हैं, ठीक है, किसी के से असाइन करने हैं टू द डिफरेंट एम्प्लॉयज, दैट इज वेरी टेक्निकल इन नेचर. ठीक है, दैट इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द सुपरवाइजर्स. ठीक है, एक तरह के ऑब्जेक्टिव जाहिर हम सबके लिए तो डिजाइन नहीं कर सकते. दैट डिपेंड्स ऑन द जॉब के कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी बेसिस में हम डिसाइड करेंगे. तो अगर वो राइटली और टेक्निकली हम सही तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन नहीं करेंगे तो आपका ये पर्पस पूरा नहीं होगा. तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड. अगेन इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉयज. यानी जब आप ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, तो आपने उसको कम्युनिकेट भी करना है एम्प्लॉयज को कि अगर आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे तो यू विल बी कंसीडर्ड गुड. ठीक है, अगर आप इस तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव्स इस किस्म के अचीव नहीं करेंगे तो योर परफॉर्मेंस विल नॉट बी काउंटेड. So again, you'll have to have extensive communication with the employees for that. Then this method focuses on specific goals at the exclusion of the vital outcomes, which is referred to as results at any cost, mentality. यानी थोड़ा सा जो एम्प्लॉयज़ हैं ये ड्रॉबैक है इसका कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव की तरफ जिसकी बेस पे उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है उसी तरफ फोकस कर रहे होते हैं. ठीक है, बाकी चीज़ों को वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. तो दिस इज द वन ऑफ द ड्रॉबैक. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि इस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना दैट इज वेरी टेक्निकल इन नेचर. ठीक है, वो ठीक तरीके से अगर डिसाइड होंगे तो ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है दैट विल बी मोर इम्प्लीमेंटेबल एंड दैट विल बी सक्सेसफुल. अगर वो सही तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को ही आप डिसाइड नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा इस प्रोसेस का फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स. जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम क्लास? मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप? सर इसके जो ड्रॉबैक्स है सर एमबीओ के, ये दोबारा बता दें सर काइंडली. ओके, ये मैं दोबारा बता देता हूँ वन बाय वन इसको. एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है इस प्रोसेस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का है. टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि पूरा प्लान करता है हमें करना पड़ता है पहले से और लोगों के ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं. ठीक है, उनको फिर कन्वे करना पड़ता है. तो ऑब्जेक्टिव्स बनाना जो है दैट इज इटसेल्फ अ डिफरेंट टेक्निकल प्रोसेस. इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला मेथड. Then companies generally do not fully describe the scope of the managerial positions. यानी sometimes ये होता है कि एक तरह की objectives हम सबको दे देते हैं. ठीक है, तो that is the wrong concept. क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की जॉब जो होती है वो मे बी दैट नेचर उसकी डिफरेंट हो. ठीक है,
तो हर जॉब के लिए आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए ताकि वो उसके रेलेवेंट भी हों, और ऐसा ना हो कि एक तरह के ऑब्जेक्टिव्स बना लें और सब पे अप्लाई कर दें, तो वो फिर दैट विल बी नॉट गुड। दैट इज अगेन वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस। देन एक चीज हमने इसका जो एजम्पशन है या ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि आपको एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। यानी जब आप ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, अब अक्सर ये होता है स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी परफॉर्मेंस कब अच्छी कंसीडर होगी और कब बैड कंसीडर होगी। अगर हम पहले से उनको कम्युनिकेट नहीं करेंगे या इस तरीके से आप बिहेव करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी कंसीडर होगी। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल आपको अगर दूं, अक्सर आपने देखा होगा शेल वाले पेट्रोल पंप पे, आजकल तो पता नहीं होता कि नहीं होता, आप जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं ना तो सबसे पहले वो सलाम करते हैं आपको। ठीक है, सलाम करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड चीज करती है कि आप प्लीज मीटर नोट कर लें। कभी नोट किया आप लोगों ने? यस सर। होता है ना सब। अब उसकी पर्पस क्या होता है कि ऊपर कैमरा लगा होता है, अब पीछे जो इवेलुएटर होता है ना सुपरवाइजर, तो वो नोट कर रहा होता है कि वेदर इसने कस्टमर को सलाम किया कि नहीं किया, इसने इसको कहा है कि मीटर देखिए अब 0 मीटर है कि नहीं है। ठीक है, नाउ उसकी बेस पे उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहा होता है। यानी एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने बता दिया उसे कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो यू विल बी कंसीडर्ड गुड, योर परफॉर्मेंस विल बी कंसीडर्ड। अगर नहीं करेंगे तो योर जो परफॉर्मेंस है दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड गुड। ठीक है, तो और आपको एक्सटेंसिव जो है आपको कम्युनिकेशन चाहिए होती है। यू विल हैव टू कम्युनिकेट द एम्प्लॉइज कि आप किस तरीके से बिहेव करेंगे या क्या आप काम करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो अच्छी कंसीडर हो। ठीक है, अगर आप कन्वे नहीं करेंगे तो डेली द गेम उसका फायदा नहीं होगा इसके समझ मेथड को। आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। Yes, sir. Clear, sir. ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल ये जो पूरे मेथड हमने पढ़े हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है, इनके यूजेस क्या होते हैं, इसको हम किधर किधर यूज़ कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। बेसिकली जो इट इज़ यूज्ड, दिस सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस जो हैं दीज आर यूज्ड टू कंडक्ट अ जॉब एनालिसिस, conduct job analysis to ascertain the characteristics necessary for a content valid performance appraisal systems. ठीक है, incorporate these characteristics into a rating instrument। यानी आपका जो जॉब एनालिसिस है उसको जॉब एनालिसिस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होता है जो आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रैक्टिसेस हैं जो हमने डिस्कस की हैं। देन ट्रेन द सुपरवाइजर्स टू यूज द रेटिंग इंस्ट्रूमेंटल प्रॉपर्ली। नाउ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना वो क्वेश्चनर को कहते हैं हम टेक्निकल स्पीकिंग मैनेजमेंट में या रिसर्च की लैंग्वेज में। इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्वेश्चनर, जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको एक दो एग्जांपल दी थी बिहेवियरल एंड रेटिंग सिस्टम, जो क्वेश्चंस है ना वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। दैट इज ए टूल फॉर द डाटा कलेक्शन, जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। नाउ इंस्ट्रूमेंट को बनाना, ये रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना जो 1 2 3 4 5 हम रेटिंग करते हैं, ये एक बहुत ही टेक्निकल मैटर होता है। ठीक है, अगर वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो दैट विल नॉट बी दी साइंटिफिक गुड इंस्ट्रूमेंट और टूल फॉर द डाटा कलेक्शन। उसकी रेटिंग भी ठीक तरीके से नहीं होगी। ये रिसर्च में आप लोगों ने डिटेल में शायद पढ़ा होगा। तो इसके लिए विल हैव टू ट्रेन द सुपरवाइजर्स टू यूज द रेटिंग इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली। आपने सुपरवाइजर जो होते हैं वो ट्रेंड होने चाहिए कि हाउ वी विल यूज दीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वेश्चनर्स प्रॉपर्ली। ठीक है, अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो अगेन वो रेटिंग फिर वो अच्छी तरीके से नहीं होगी। Now, this appraisal systems can also be used to set up the formal appeal mechanism and have the upper level personnel review the ratings to ensure the accuracy and the effectiveness. इसका मतलब ये होता है कि आप अगर सपोज के किसी सुपरवाइजर ने आपको ठीक रेटिंग नहीं की, ठीक है, आपको पुअर परफॉर्मर रखा है, तो वो आगे अपील कर सकता है अपनी हायर अथॉरिटी को। तो हायर अथॉरिटी भी जो है उसको जो है उस रेटिंग बेस पे जो भी आपने बनाई हुई है उसकी देखेगी कि वेदर हिज परफॉर्मेंस इज एक्यूरेटली बीइंग मेजर्ड और नॉट। ठीक है, तो ये एक बेस प्रोवाइड करता है फॉर द हायर अथॉरिटी टू डील विद द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अपील्स अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है,
That's why we usually say that this sort of system provides a setup of formal appeal mechanism and have upper level personnel review the ratings to ensure the accuracy and effectiveness. यानी वो रिव्यू कर सकती है जो ऊपर मैनेजमेंट सिस्टम है, अब जो सुपरवाइजर्स की रेटिंग है उसको रिव्यू कर सकती है थ्रू ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स के वो ठीक तरीके से उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस को रेट किया है कि नहीं किया. सोर्सेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इंफॉर्मेशन, ये जो हमने अभी जो डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े कि क्रिटिकल इंसिडेंट भी हो सकता है सिस्टम, बिहेवियरल एंकर्ड सिस्टम हो सकता है, बिहेवियरल बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, रेटिंग स्केल, फोर्स कंपैरिजन. इसके लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन किधर से होती है? व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ दीज परफॉर्मेंस अप्रेजल इंफॉर्मेशंस? ये आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आपके एम्प्लॉयज से, आपके सुपरवाइजर से, को वर्कर्स से, ठीक है, आपके सबऑर्डिनेट से, कस्टमर से, क्लाइंट से, यानी ऑल द अदर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इंफॉर्मेशंस. यानी आपने अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है, उसकी डायमेंशंस देखनी है अगेंस्ट विच यू आर गोइंग टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, तो ज़ाहिर आपको क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा, उसकी जॉब डायमेंशंस देखनी होंगी. इस किस्म की जो उसकी जॉब कंटेंट्स हैं और जॉब कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इन सब सोर्सेज से मिलती है और इन्हीं से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. Now, 360-degree performance appraisal system. Now, again, this is the very most popular performance appraisal systems. यूजुअली ये होता है कि हम जो परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे होते हैं ना, आपका सुपरवाइजर कर रहा होता है या आपका बॉस कर रहा होता है, लेकिन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं HRM में, दैट इज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल. यानी आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको सब लोग इवेलुएट कर रहे होते हैं. उसमें उसको आपका बॉस भी इवेलुएट कर रहा होता है, आपके सबऑर्डिनेट्स भी बता रहे होते हैं अबाउट योर परफॉर्मेंस, वो भी रेट कर रहे होते हैं, आपके कोलीग्स भी कर रहे होते हैं, इवन आपके कस्टमर्स भी आपको इवेलुएट कर रहे होते हैं. दैट्स व्हाई दिस appraisal method is termed as 360 degree evaluation proposal. यानी everyone, जो भी every relevant stakeholder होता है, he is going to rate the performance of the employee. ठीक है, तो this system uses more than one appraisal source. यानी आपका एक ही appraisal source नहीं होता जो usually आपका boss होता है, बल्कि आप different stakeholders से इसको evaluate करवाते हैं. So 360 degree performance appraisals are performance appraisal systems that rely on many appropriate sources of performance related information. ठीक है, it uses more than one appraisal sources. इसमें आपके एम्प्लॉयज, आपके बॉसेस, आपके कस्टमर्स, आपके कोलीग्स, आपके डिपार्टमेंट के लोग, ये सारे आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं और इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द वर्क टीम इवेलुएशन. ये आपकी जो, अगर आपने एज अ टीम वर्क देखना है कि टीम वर्क की परफॉर्मेंस को आपने इवेलुएट करना है, तो उसके लिए ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा यूज होता है, दैट इज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड. जी क्लास ये इधर तक क्लियर हुआ था आपको? कोई क्वेश्चन अगर अभी तक है तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन. ये 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्लियर हो गया सबको? यस सर. ओके, नाउ अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आप लोगों ने पहले भी शायद HRM के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, दैट इज रिलेटेड टू द कॉमन ग्रेटर्स एरर्स. एक चीज़ अपने माइंड में रखने की, जो परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना इतना आसान नहीं होता. ठीक है, आपने किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, ये बहुत ही, दैट इज वेरी साइंटिफिक इन नेचर, और अक्सर हम गलतियाँ कर रहे होते हैं, एरर हो रहे होते हैं. ठीक है, अब वो कुछ एरर तो हम इंटेंशनली कर रहे होते हैं और कुछ एरर अनइंटेंशनली हो रहे होते हैं क्योंकि हमारा नॉलेज नहीं होता. ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, मैं अपने पब्लिक सेक्टर और अपने प्राइवेट सेक्टर की एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रहा हूँ कि 80 से 90% लोग ये एरर कर रहे होते हैं while evaluating the performance of the employees. ठीक है, और ये अक्सर लोग जो है ये एरर कर रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो ये एरर कर रहे हैं रिगार्डिंग द इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज.
ओके ये सेशन का टाइम हमारा कम रह गया है, तो अभी मैं आई विल एंड अप दिस सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में हम ये रेटिंग एरर्स को डिस्कस करते हैं। अगेन देयर विल बी 5 मिनट ब्रेक और उसके बाद हम इसको दोबारा स्टार्ट कर देंगे।